सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? भाई ये तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है ना कि उनके संदेश आ चुके हैं और जिन जिन बातों के बारे में हमने लिखा है उसके बारे में तो आया ही है, क्योंकि भाई पिन कोड सप्ताह है। तो लेकिन उन्होंने कोड में कुछ नहीं कहा है, जो बात लिखी है स्पष्ट लिख दी है पूरी की पूरी। बिल्कुल, बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है, बहुत श्रोताओं के टिप्पणियां कहना चाहिए, मैसेजेस आए हुए हैं। और ऐसे ही हम बात करेंगे नया घर और हमारे सपने की, यानी कि जब हम नया घर खरीदते हैं तो समय हमारे क्या क्या सपने होते हैं, उनसे जुड़ी क्या क्या बातें होंगी, ये आगे हम करेंगे। और बहुत से श्रोताओं ने भी बुआ जी बहुत सारी बातें लिखी है अपने घर के बारे में। तो भाई सपना देखना अच्छी बात है इसका मतलब, और घर का देखना अच्छी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पूंजी होती है और हम ताउम्र उसमें रहते हैं और अपना घर अपना ही होता है, उसमें जो आकर सुकून मिलता है उसकी बात ही अलग होती है। तो लेकिन फिर बात आती है कि चलिए रसोई घर की तरफ चलें, कुछ बना खा लिया जाए। बिल्कुल, तो आज व्यंजन विधि का दिन है। हाँ, तो हम भी बातें करेंगे और हम ये भी चाहेंगे कि श्रोता भी कुछ जैसे भेजे। हाँ बिल्कुल, लिखकर भेजे भाई, क्योंकि सर्दियों का समय है ना, ठंड चालू हो गई, तो आप क्या बना रहे हैं घर पे हमें भी तो पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और हम बता देते हैं कि सखी विशेष में हम बात करेंगे वीरांगना रानी कर्णावती की। जी, गढ़वाल राज्य के इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना, शिरोमणि, अदम्य साहसी और नीति कुशल रानी थी रानी कर्णावती। गढ़वाल के राजा जो महीपति शाह थे, उनकी मृत्यु के समय उनके पुत्र जो थे युवराज पृथ्वीपति शाह की उम्र जो थी मात्र 7 वर्ष थी। इसलिए युवराज के बालिग होने तक रानी कर्णावती ने संपूर्ण जो राजकाज था उसे बहुत अच्छे से संभाला। और रानी कर्णावती को लोगों ने तो यही समझा कि भाई अनुभवहीन है, कमजोर है, तो भाई शासन अच्छे से नहीं कर सकती, इसलिए मुगल बादशाह शाहजहां के गढ़वाल राज्य पर आक्रमण करने का उसने निश्चय कर लिया। और फिर मतलब वहां पर शेरगढ़ में, जी हाँ, शेरगढ़ में, संतूगढ़ में और नानौरगढ़ में किलों पर उन्होंने अधिकार भी कर लिया। लेकिन मुगलों के आक्रमण की खबर सुनते ही रानी कर्णावती ने अपनी जो सेना है उसको बुलाया और फिर सेना नायकों से परामर्श किया और युद्ध के लिए तैयार हो गई, घबराई नहीं, है ना। और इधर जो मुगल सेना थी उसने मोहन चट्टी, लक्ष्मण झूला और जोहरी मतलब और भी जो स्थान थे उनको पार करते हुए वो आगे बढ़ते आ रहे थे। ऐसी स्थिति में रानी कर्णावती ने बड़ी सूझबूझ और कूटनीति से काम लिया और उन्होंने मुगल बादशाह की जो थी ना अधीनता स्वीकार करने का जो है पहले तो संदेशा भिजवा दिया। हाँ, और बुआ उसके बाद उन्होंने जो मुगल शासक थे उनके द्वारा जो रकम मांगी गई थी उन्होंने ये वादा किया कि वो 2 हफ्तों में ये रकम पहुंचा देंगी। और इस प्रस्ताव से जो मुगल सेना थी वो पीछे हट गई और रुपयों का जो है रकम का इंतजार करने लगी। लेकिन इस तरह 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी रानी कर्णावती ने कुछ ही रकम जो है उनको भिजवाई। और इस बीच में क्या हुआ कि गढ़वाल की जो सेना थी उन्होंने जहां रुकी हुई थी मुगल सेना उसके आसपास मतलब के सभी रास्तों को उन्होंने बंद कर दिया। मतलब ये एक मौका था उनके लिए। हाँ, मतलब ये चालाकी की उन्होंने और समझदारी से काम किया। और फिर जैसे कि रास्ते बंद किए तो जाहिर है कि फिर रसद खत्म होने लगी मुगल जो सेना थी उनकी। फिर जहां कहीं भी जो सेना के लोग थे, सिपाही थे, रसद लेने जाते तो स्थानीय लोग उन पर टूट पड़ते, है ना, और उन्हें भगा देते थे और जो भी उनके पास सामान होता था उसे लूट भी लेते थे। तो इस तरह से जाहिर है कि सारी सेना जो है वो खौफ में आ गई, डर गई और भूख भी भाई लगने लगी थी। फिर भूख से और बीमारी से घिरे मुगल जो थे फिर जब बिल्कुल कह सकते हैं ना हताश से हो गए थे वो लोग और भूखे भी थे, बीमार भी हो चुके थे। ऐसे में गढ़वाली सेना ने उन्हें घेर लिया। और जब युद्ध सामग्री उनके पास जो थी, जैसे आपने बताया बुआ जी कि उनके साजो सामान जितने भी थे गढ़वाली सेना ने उन पर कब्जा कर लिया। और रानी कर्णावती के आदेश पर जो बचे हुए मुगल सिपाहियों के जो बचे हुए थे उनको इस शर्त पर छोड़ा गया कि उनके नाक और कान को
काट दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने उन्हें भगा दिया। और कहते भी हैं बुआ जी की दुश्मन सेना के साथ इस तरह का जो व्यवहार था, ये इतिहास में एक अनहोनी घटना थी। और इसीलिए रानी कर्णावती को नाक कटी रानी के नाम से भी उन्हें विख्यात कहना चाहिए, नाम मिली, प्रसिद्धि मिली। बिल्कुल। इस अभियान में रानी का जो साथ दिया उनके सेनापति ने, वो थे माधव सिंह भंडारी ने। और जिला गढ़वाल में फतेहपुर में ही मुगल सेना का संहार भी हुआ था। तो मुगलों पर फतह करना यानी जीत के उपलक्ष्य में इस जगह का नाम फतेहपुर रखा गया। और ऐसे ही वीरांगनाओं के शौर्य और साहस से गढ़वाल में किसी ने फिर आने की हिम्मत ही नहीं की। बिल्कुल। और महारानी कर्णावती ने करणपुर, जो कि वर्तमान समय में देहरादून के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ एक गांव भी बसाया। साथ ही राजपुर और देहरादून के बीच एक जल स्रोत बनवाकर बिल्कुल सिंचाई की जो सुविधा भी उपलब्ध कराई। और इस तरह हम ये कह सकते हैं बुआ जी कि उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया था। इतिहास के पन्नों पर अगर हम बात करें तो गढ़वाल की जो रानी थी, उन्हें हम ध्रुव नक्षत्र का तारा कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। और सिर्फ उन्होंने शासन मतलब केवल विजय नहीं प्राप्त की, बल्कि अच्छे से शासन भी किया। बिल्कुल।
इस तरह से आगे बढ़ने का जो हौसला है वो हमें, जब ऐसी बातें हम करते हैं, ऐसे गीत सुनते हैं, तो अपने आप अंदर आता जाता है। जी हाँ, है ना? बिल्कुल बुआ जी। और फिर हम कार्यक्रम में भी चाहते हैं कि आगे बढ़ें। और आज जो है ना सपनों का घर बनाने की बात है ना मनु भौरिया, लेकिन घर बन जाता है, फिर उसके बाद लोग पता पूछते हैं कि आपका पता क्या है, तो आजकल तो बड़े मजे से मोबाइल में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर खत लिखना हो तो जाहिर है कि फिर पता लिखा जाता है उस पर पूरा, जिसे कहते हैं एड्रेस। और जब एड्रेस भेजते हैं तो उसमें आता है सबसे नीचे जो अंक, तो उसकी हम बात करने जा रहे हैं, और वो है पिन, जिसे डाक सूचक संख्या कहते हैं। ऐसी प्रणाली है ना जैसे डाक द्वारा भेजी जाने वाली हर प्रकार की सामग्री जो है सही गंतव्य पर पहुंचती है, और उसके जो कारण है वो अभी बताते हैं कि क्यों ये पिन बनते हैं। और 6 अंकों की संख्या हमारे देश में है, ये आप सब जानते ही हैं। इसे भारतीय डाक विभाग द्वारा छांटा जाता है। और फिर इसकी जो शुरुआत की अगर हम बात करें तो बताओ, 15 अगस्त 1972 को हुई थी। हाँ, हुई थी, और श्री राम भीकाजी वेलंकर ने इसकी शुरुआत की थी। और 9 क्षेत्रों को अलग अलग यूनिक पिन जो है वो दिया गया है। इसमें से 8 भौगोलिक क्षेत्र हैं और 9 अंक जो है वो आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए रखा गया है। पिन कोड में आने वाला जो पहला अंक है वो क्षेत्र, राज्य, उससे राज्य का पता चलता है। और पहले 2 अंक से उपक्षेत्र जो है ये कह सकते हैं राज्य के उपखंड की जानकारी मिलती है। और फिर तीसरे अंक मिलकर जिले को दर्शाते हैं। हाँ, कि यानी कि ये किस जिले में जाएगी। जी हाँ। और फिर अंत में जो 3 अंक आता है वो डाकखाने का जो है कि कहाँ पर का डाकखाना है। क्योंकि हर शहर में अलग अलग होते हैं क्षेत्र में, तो ये जो 3 अंक है वो डाकखाने का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस प्रकार की जो क्रिया है ये भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार होती है, और डाक को छांटने का काम जो है वो बहुत आसान कर देती है। क्योंकि पहले आप छटाई करके ये पता कर लेते हैं कि किस प्रदेश का है, फिर ऐसे ही उसके क्षेत्र, और फिर उसका जिले, और जिले के बाद आ जाता है अलग अलग। हम कह सकते हैं ये जो 3 अंक होते हैं वो मोहल्ले के होते हैं ना, कह सकते हैं। हाँ, और वो ऐसे ही जैसे हम बात कर ही रहे हैं पिन कोड की, तो अभी 15 जनवरी से 21 जनवरी तक पिन कोड सप्ताह मनाया जा रहा है। और इसे मनाने का उद्देश्य भी यही है कि पिन कोड के लिए ग्राहकों को, खासकर जो लोगों को जागरूक किया जा सके। हाँ, यानी कि पहले तो बधाई देते हैं उन लोगों को जो लिखते हैं पिन, और उन्हें भी बधाई देते हैं कि आप पिन लिखिए, और शुभकामनाएं देते हैं कि आगे जब पत्र लिखेंगे तो जरूर लिखेंगे। इसके लिए एक बात और है कि ये सप्ताह इसलिए भी मनाते हैं कि आप थोड़ा पत्र लिखिए, खतो किताबत कीजिए। सिर्फ मोबाइल पर काम नहीं चलेगा, जब आप लिखेंगे और उन अंकों से आपको प्यार होगा, तो जब जैसे ना होता, कहते हैं खत मिला तो लगता है कि आधी मुलाकात हो गई, है ना। तो कुछ इस तरीके का मजा आएगा, आप करके तो देखिए। और वो एक खास बात ये भी है कि जो सरकार से जुड़ी सरकारी जो कामकाज दस्तावेज होते हैं, तो उसमें पिन कोड की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। बिल्कुल ना, तो आपको बहुत सारी चीजें मतलब पोस्ट के हिसाब से ही आती हैं, डाक के माध्यम से ही आती हैं। हाँ, तो इसीलिए अपने क्षेत्र के जो खासकर आपका जो डाकखाना है उसका जो है पिन कोड आपको पता होना ही चाहिए। क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी की बात अगर हम करें, तो जो डाक विभाग की जो सेवाएं हैं और इस तरह के जो चीजें हैं उनके बारे में उन्हें थोड़ा कम मालूम है। और जिनको मालूम भी है तो वो प्रयोग नहीं करते, और चूंकि प्रयोग नहीं करते तो इसलिए कम मालूम है। कुछ एक लड़की ऐसी थी, मतलब कक्षा 12 में पढ़ रही होगी, उसकी माँ या पिता ने ऐसे परवरिश की होगी कि वो अपनी सहेलियों को खत लिखती थी, लाल वाले डिब्बे में डालती थी। तब उसकी सहेली ने बोला कि ये तुम क्या करती हो, ये क्या है। मतलब कक्षा 12 में उसे नहीं पता आज की तारीख में। तब उसने बताया कि हम ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखते हैं, कार्ड्स भी हम ऐसे भेजते हैं, सिर्फ ऐसे व्हाट्सएप पे नहीं कर देते। तब उससे पूछा कि तुम्हें ये लिफाफा ये कहाँ से मिला, टिकट कहाँ से मिला। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी जानकारी बढ़ती है। तो अगर आप एक आदमी भी पहल करेगा तो उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं आसपास, वो चौंकेंगे जरा सा, उन्हें जानकारी मिलेगी, और वो हो सकता है प्रेरित हो कि नहीं अब मैं भी खत लिखूंगा, या मैं भी हाथ से बना हुआ कार्ड भेजूंगा या भेजूंगी, है ना। लेकिन तुमने जैसे कहा ना मनु भौरिया की जरूरी है, लेकिन इसमें हमारे एक साथी शिकायत लिख रहे हैं कि पिन कोड लिखना कितना जरूरी है और लिखने से क्या होता है ये सभी जानते हैं, पर ये सब लिखने के बावजूद 12 दिन हो गए, मेरी बेटी को अभी तक उसको अपना पासपोर्ट नहीं मिल पाया। ऑनलाइन शिकायत भी डाली, ट्रैक से उसकी लोकेशन पता चल रही है, अभी कहीं कभी कहीं, पर प्रॉपर एड्रेस पर नहीं पहुंच रहा है। एक पोस्ट ऑफिस पर तो बेटी खुद ही गई, तो बोले हमने भेज दिया है, पहुंच जाएगा। तो देखिए पहुंच जाएगा। अब जैसे कि अगर ये देखो, अभी यहाँ पर क्या होता है कि लोकेशन जैसे ट्रैक नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम आधुनिक उपकरणों पर भरोसा कर रहे हैं, हम उसकी शिकायत नहीं करते हैं। हम जो व्यक्ति जो कर रहे हैं काम,
छटनी का, पहुंचाने का, उस पर हमें ज्यादा शिकायत आती है, नाराजगी भी होती है। वैसे आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, थोड़ा सा लेकिन प्रतीक्षा करिए, कभी कभी इस तरीके के जो काम होते हैं उसमें समय लगता है, लेकिन फिर भी पिन कोड आवश्यक है, और अगर पहुंचेगा, भले ही विलंब से पहुंचे, तो पिन कोड की वजह से ही पहुंच पाएगा। हाँ। है ना? और बुआ जी, ऐसे ही हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है कि मोबाइल के ज़माने में पिन कोड का प्रयोग कम होता है, पर आज भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए पोस्टल एड्रेस में पिन कोड डालना पड़ता है, और पिन कोड लागू करना जब अनिवार्य हुआ था तब स्कूलों में भी बताया जाता था, और अपने शहर और शहरों का पिन कोड को याद रखो, मतलब ऐसा कहा जाता था। बिल्कुल, नहीं रखना भी चाहिए, हम भी यही कहते हैं। डाक सूचक संख्या या पोस्टल इंडेक्स नंबर लघु रूप है पिन, एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से एक विशिष्ट सांख्यिक पहचान प्रदान की जाती है। ये विशिष्ट संख्या डाक के द्वारा भेजी जाने वाली हर प्रकार की सामग्री को सही गंतव्य तक पहुंचने में मददगार है। और जो बाकी हमने चीजें बताई हैं वही ये भी बता रहे हैं, है ना, कि किस दिन से आरंभ हुआ। ऐसे ही हमारे और भी साथियों ने लिखा है कि ये मतलब 15 जनवरी से 12 जनवरी तक मनाया जा रहा है। 21 जनवरी तक, 15 जनवरी से 21 जनवरी तक मनाया जा रहा है। बस आपको अपना पिन कोड नंबर याद हो तो आपका पत्र कहीं नहीं खोएगा। और इन्होंने भी लिखा है कि पोस्टल इंडेक्स नंबर। और एक श्रोता ने हमें शुभकामनाएं भी भेजी हैं, और वो लिखते हैं कि हमें तो आज भी याद है कि अपना पिन कोड पत्र या ज़रूरी डाक पर अवश्य लिखते थे, लेकिन इन नई पीढ़ी के युवा तो इन सेवाओं से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। पुराने लोग जहां अब भी डाक सेवाओं को विश्वसनीय मानते हैं, वहीं मोबाइल इंटरनेट सुविधाओं के लुप्त में खो चुकी युवा पीढ़ी में डाक विभाग की सेवाओं को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। हालात ये है कि स्नातक कक्षाओं में पढ़ने वाले काफ़ी छात्र छात्राओं को अपने ही शहर कॉलोनी का पिन कोड तक नहीं मालूम है। पिन कोड के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सही पिन कोड सप्ताह मनाया जाता है। तो ये देखो, हाँ, ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हमारे एक जो साथी ने लिखा है, लेकिन ये है कि पिन कोड तो मालूम हो सकता है बहुत आसानी से इंटरनेट के माध्यम से। ये बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अपना तो हमें मालूम है, लेकिन अगर किसी और शहर में भेजना है तो हमें कैसे मालूम चलेगा? आसानी से मिल जाएगा। हाँ। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, जब हम खत पहली बात तो लिखने के लिए उत्साहित हों, लिखें, और दूसरा उसके बाद ये याद रखें कि जब हम पता लिख रहे हैं तो उसमें पिन कोड अवश्य लिखें। हाँ। इस बात को ज़रूर याद रखिए, तो बाकी काम तो आसान हो जाएगा। हाँ, है ना? क्योंकि मिल जाती है अब चीज़ें, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल तो शुरुआत अपनी तरफ से है। जी हाँ, बिल्कुल बुआ जी। लेकिन हम शुरुआत कर देते हैं क्या गीत की? हाँ हाँ।
सूरत से चेहरा चमकने लगा क्यों, शरारत से चेहरा चमकने लगा क्यों। ये रंग लाए क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी सोचो जरा, सोचो जरा, जाने जिधर बीतेगी क्या तुमसे अगर हमको जो कोई चुरा ले, तुमसे हमको जो कोई चुरा ले। किसी ने जो तुम्हें छीना नामुमकिन है उसका जीना, कैसे नजर कोई डाले, तुम पे कैसे नजर कोई डाले। प्यार पे अपने इतना भरोसा, प्यार पे अपने इतना भरोसा, ना मोहब्बत में फितरत हमारी, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी, ना हम जो कहते कह ना सकोगी। लगती नहीं कोई, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी क्या बात है। भाई देखने की बात है तो अगर किसी का घर बहुत सुंदर अगर सजा हो जी। तो देखते ही बनता है ना। हम्म। एक एक कोना कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर का एक एक कोना इतने सलीके से इतने तरीके से सजाते हैं और हम ये भी कह सकते हैं ना बुआ जी कि घर देखकर लोगों की के व्यक्तित्व का पता चलता है। अगर ऐसा? जी हाँ, बहुत हद तक। जैसे अगर हमने हाँ। देखा कि घर में एक लाइब्रेरी सजी हुई है, हाँ। अलग एक कोना है, तो आप समझ जाइए कि उस घर पढ़ते में होंगे। कोई ना कोई तो होगा जो किताबों से जिसका लगाव हो। तो भाई ऐसा हम कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। बहुत चीजें सोचनी पड़ेगी फिर तो। जी। तो ये है चलो, इस पढ़े तरह चाहे नहीं पढ़े, हम सोचा अब एक कोना सजा ही लिया जाए। क्या बात है। तो अब ये समझ में आ गया कि ऐसा भी होना चाहिए। वैसे हमारे एक साथी ये लिख रहे हैं कि इन्होंने लिखा कि गांव से शहर आए थे और परिवार से, और 30 पिताजी किराए मकान में रहे। जब पिताजी ने प्लॉट खरीदा तब मैंने जिस किराए पर रहते थे उसको हाथ नापा और बहुत खुश हुआ। पिताजी ने इतना बड़ा सुनकर बहुत खुश हुआ था। हमारे पिताजी के जीवन भर की कमाई है और हमारे परिवार पर आशीर्वाद मिला था। भगवान की दया से हमारा परिवार भी सुखी है। तो थोड़ा सा इन्होंने कुछ ऐसी टूटी फूटी चीजें लिखी हैं, लेकिन खुशी की बात है कि आप आए, फिर आपने अपना घर बनाया प्लॉट लेके। तो अच्छा तो लगता है इंसान की। सच में बात है कि ये हसरत होती है कि हम अपने जो है कि सपनों का महल बनाएं। कोई उसे मकान नहीं कहता, यही कहता है कि सपनों के महल में रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और जब वो साकार होता है तो जाहिर है खुशी होती है। ऐसी एक बात हमारे श्रोता ने और लिखी है कि ये लिखते हैं कि यदि आप अपने सपने में नया घर देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके आने वाले समय में सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली। इन्होंने सपने की बात की है। हाँ, इन्होंने वो पूरे स्वप्न विज्ञान की बात कर दी है। स्वप्न विज्ञान की बात की है। और ये भी लिखा है कि मकान बनते हुए देखना अपने करियर में सफलता की ओर इशारा करता है। तो इस तरह की इन्होंने बात की है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि इंसान चाहता है उसे उड़ने को पर मिले, इंसान चाहता है उसे उड़ने को पर मिले, परिंदा चाहता है कि उसे रहने को घर मिले। क्या बात है। और भी बातें हैं उन्होंने लिखी हैं। और ऐसे हमारे साथ क्या लिखी? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ये भी लिखा है कि घर ऐसा जगह है, ऐसी जगह होती है जहाँ हर बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता है, जिसमें वह प्रेम, त्याग, आदर, सम्मान, सुख दुख आदि कई भावों को अनुभव करता है। वो घर वीरान सा लगता है जिसमें खूबसूरत रिश्तों से जुड़े लोग ना हों। जब हम घर
घर छोड़कर बाहर जाते हैं हाँ। तो हमें कोई दुख होता है तो हमें सबसे पहले अपना घर याद आता है, माँ बाप याद आते हैं, तो जो हर दुख में हर समय साथ रहते हैं। जी तो हाँ। इस तरह की बातें इन्होंने इतनी हाँ, भावुक बड़ी बातें भावुक लिखी। करने वाली बातें हैं। ऐसे ही हमारे एक साथी ने और लिखा है कि नया घर में नई ऊर्जा, नई उम्मीद का संचार होता है, लेकिन पुराने घर को यूं ही छोड़कर जाने का मन नहीं होता है मुझे। अपना गांव का घर आज भी याद है। आते हैं बुलाए, मतलब हाँ इन्होंने बुलाए लिख दिया, लेकिन भुलाए नहीं भूलता। वो बचपन की गलियां, वो दरवाजे पर बैठना, घर केवल ईंट पत्थर नहीं, न जाने बल्कि न जाने हमारी कितनी यादें होती हैं जिसमें छोटे से कहते हैं ना कि छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, सब याद आती है। और हम अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी हम कितने दिन के मेहमान हैं पता नहीं। तो भाई यानी कि इनका स्थानांतरण होता रहता है, हाँ। लेकिन जहाँ जाइए वही अपना लगने लगता वो है तो ना। है ही बुआ, घर एक ऐसी जगह होती है जो हमेशा याद रह जाती है ना। हाँ, लेकिन तो कैसा हो ये बाद में सोचेंगे, तब तक आप गीत सुनिए, है ना। मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, घर ये हमारा। मंदिर है, घर ये हमारा। उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा प्यारा। मंदिर है, घर ये हमारा। मंदिर है, घर ये हमारा। द्वार पे स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है। आंगन में तुलसी, तुलसी तले दिया है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण करते हैं उजियारा। मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, घर ये हमारा। बुआ जी, अब सखी सहेली कार्यक्रम में एक वक्त हो चला है, छोटे से अंतराल का, हाँ। अंतराल के बाद आते हैं फिर। हाँ बिल्कुल।
अंतराल के बाद फिर से स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं ना जी। कि देखो सपनों का जो घर है हाँ, हाँ। बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब दरअसल खरीदने की बात आती है, बनवाने की बात आती है, हाँ। तब पसीने छूटने लगते हैं। और कुछ चीजों का ख्याल रखना बड़ा हाँ, जरूरी है। वो तो है नहीं बुआ तो जी। आधे में अगर आपके पसीने छूटने लगे तो फिर न इधर के रह जाते हैं न उधर के, और उसमें बहुत ज्यादा पैसा और बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। तो शुरुआत कैसे करें, बजट बना लें पहले और बजट को ध्यान में रखें। और मन्नू मौर्य, यहाँ पर हमारा अनुभव यही कहता है कि जैसे कि एक छोटे से अगर हम बजट की बात करें तो अगर 10 लाख की बात अगर बताई है आपको किसी ने, ठेकेदार या जिससे भी आपने उसके एक्सपर्ट को बुलाया होगा, 10 लाख अगर वो कहता है तो आप 15 मानकर चलिए। हाँ। और अगर वो ये कहता है 6 महीने में बन जाएगा तो आप 1 साल का समय लेकर चलिए, है ना। तो मतलब इतना अपने दिमाग में कैलकुलेशन बिल्कुल कर लीजिए कि भाई हाँ। ऐसा होना ही है। क्योंकि वो थोड़ा सा कम की तरफ से बताते हैं। और एक बात ये भी होती है, केवल उनकी गलती नहीं होती है, धीरे धीरे हम भी उसमें बहुत सारी चीजों की बढ़ोतरी करते जाते हैं। अच्छा अब ये भी हो जाए, अच्छा ये वाला थोड़ा और अच्छा वाला लग जाए, ऐसा करके समय भी बढ़ जाता है और बजट भी बढ़ता है। वो तो तो इस बात है का ही। जरूर ख्याल रखें। जी बुआ जी, और एक जो बहुत जरूरी बात कि जब हम घर ले रहे हैं तो किस जगह पे ले रहे हैं, हाँ। ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप उस जगह से आपका ऑफिस कितना दूर है, जी। बच्चों के स्कूल्स कितने दूर है जहाँ बच्चे जाएंगे। आप ये भी देख लें कि वहाँ मार्केट जो है, बाजार जो है आपके पास आसपास में है कि नहीं, हॉस्पिटल आपके घर से कितनी दूरी में है। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि बहुत ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको अगर लगे कि अचानक कहीं निकलना है तो आपको ऑटो बहुत दूर चलकर लेना पड़े। हाँ, यानी कि सार्वजनिक वाहन आदि जो है जी। उसकी सुविधा है कि नहीं। लेकिन मन्नू मौर्य, एक बात तो है कि ये जो दूरी और उसकी बात है, इस पर थोड़ा सा विस्तार में इसलिए बात करना चाहते हैं कि कभी कभी ठीक है आपका बहुत दूर है कार्यालय, लेकिन घर से केवल एक सदस्य को अगर जाना है और बाकी घर में सुरक्षा है और आपको बहुत अच्छा बड़ा घर कम में मिल रहा है तो आप दूर भी ले सकते हैं। ये आपकी बाकी सब चीजों को देखते हुए आपको निर्धारित करना पड़ेगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो बहन है वो गृहिणी है मान लीजिए, या घर में हैं और भी लोग हैं सदस्य, ऐसे में केवल किसी एक को जाना है तो वो दूर जाए, लेकिन घर बड़ा खुला अच्छा अगर आपको मिल रहा है कहीं तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर आप इन सारी चीजों को नहीं जो है ना उसको भी थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं। बाकी सुविधाएं देख लीजिए, वही जैसे बाकी तुमने बताया ना दुकान आदि इन सब की। और अब बात आती है कि जब हम खरीद रहे हैं सामान, मतलब प्लॉट हो चाहे मकान हो। हाँ, वो एक चीज और हम हाँ, बोलना बताओ, चाहेंगे, बताओ। बुआ जी, कि ये भी है कि जैसे आपने बताया कि घर जैसे है कि सुरक्षित रहना जरूरी है। हाँ। तो ये भी देख लें कि आसपास जो है कैमरे लगे हैं कि नहीं। अगर आप बिल्डिंग में ले रहे हैं, अगर आप हाँ। सोसाइटी की में अगर ले रहे हैं तो ये देख लें कि वो सोसाइटी सुरक्षित है कि नहीं, सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं। और उस जो सोसाइटी की अगर हम बात करें तो वहाँ सुरक्षा के लिए जैसे कि हर एक फ्लोर पे हाँ, मतलब कैमरा होना चाहिए और बाकी लिफ्ट आदि जो है वो कैसी है और कहीं पर सुरक्षा का वही वाली बात है। बाकी और उपाय हैं, क्योंकि अगर आपका केवल अपना मकान है तो आप अपना लगवा सकते हैं, लेकिन हर फ्लोर की जो है वो मंजिल की जिम्मेदारी तो आप नहीं ले सकते अगर फ्लैट है तो। जी हाँ। और अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स की। जी। तो जो भी उससे जरूरी दस्तावेज हैं वो सही है कि नहीं, जिससे आप खरीद रहे हैं मकान उसके नाम है भी या नहीं है। कभी कभी किसी और को भी बेच देते हैं लोग, उनके नाम नहीं होता, या लोन चल रहा है कि नहीं। अगर लोन चल रहा है उनके नाम तो ये भी जरूर आप जांच लें। हो सकता है कि उनके नाम लोन चल रहा हो और आपको पता ही नहीं है, और अगर चल रहा है तो बताते नहीं है। उनके 6 महीने की EMI हो सकता है बकाया हो और कुछ बढ़ गया हो। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से जांच परख लें। हाँ, ये तो है ही बुआ जी। और ये भी बहुत जरूरी है कि जो आप प्रॉपर्टी या संपत्ति लेने जा रहे हैं हाँ। तो ये भी जांच परख लें या आप पता लगा लें कि जो आपके जो बिल्डर है उन जिसने सही उसकी प्राइस या सही मूल्य बताया है कि नहीं ना। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपको आंकने के लिए उसकी असली कीमत नहीं बताता है ना। तो ये आसपास अगर आपके किसी पहचान वाले ने उस जगह पर प्रॉपर्टी ली है, संपत्ति ली है, तो उससे भी जान ले कि भाई उसकी कीमत क्या है। और अगर नहीं भी अगर आप आसपास किसी को जानते हैं तो आप स्वयं जाके सर्वेक्षण कर सकते हैं और किसी भी अपरिचित के घर भी जाकर पूछ सकते हैं कि भाई हम यहाँ लेना चाहते हैं, क्या स्थिति है, यहाँ पर पानी वगैरह सब आता है कि नहीं, बिजली सही से आती है कि नहीं आती है, लाइन सब ठीक है कि नहीं, और यहाँ पर क्या लागत है। तो ऐसे आप थोड़ी सी दोस्ती पहले भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये
एक दो रुपए का सामान नहीं है, लाखों का मामला है और बिल्कुल, आपकी जिंदगी भर की कमाई जी, की लगती बात है। बिल्कुल तो इन बातों का भी जरूर ध्यान रखें ना। बिल्कुल। और बुआ जी एक चीज और है कि हाँ। जब लागत की बात अगर हम करें तो जो और भी जो लागतें होती हैं जैसे वस्तु है जिसे जीएसटी है वो भी सब उसमें शामिल है ना। जी। संपत्ति कर होता है, पंजीकरण जो होता है, शुल्क होता है। तो ये सब बातें भी आप ध्यान में रखिए कि हाँ। जो बताई जा रही है आपको लागत उनमें ये सब भी जुड़ा हुआ है, शामिल है कि नहीं, शामिल है कि नहीं। अक्सर ये होता है कि जो पार्किंग की जो स्थान होता है वो देते नहीं है, कहते हैं अगर उसका पैसा जो है लमसम उसमें देना था जी। तो आपने वो तो दिया ही नहीं, तो आप पार्क नहीं कर सकते अपना हाँ, वाहन। हाँ। तो वो चाहे दोपहिया हो चौपाया हो, आप नहीं फिर कर पाएंगे, तो बड़ी जी। दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए। हाँ। और ये पार्किंग प्लॉट पार्किंग जो स्थान होता है वो अलॉटेड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कॉमन जब रहता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर उसमें झगड़े की संभावना बढ़ती है। तो इन सारी चीजों को देखें। और जैसे हमने कहा लीगल वाली डॉक्यूमेंट की बात, तो बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं कि जहाँ वो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उस शहर की है वहां से वो अप्रूव नहीं होती है, उसकी मंजूरी नहीं मिली होती है। उन सब जगहों पर ये कभी कभी घर बना देते हैं, हाँ। है ना। कभी कभी वो सिक्योरिटी के लिए होती है, जी। कभी कभी फायर एक्सटिंग्विशर के लिए जगह होती है, या पार्किंग की जगह पर भी कमरे बना देते हैं और एक पूरा फ्लैट बना देते हैं और कहते हैं ये आप खरीद लीजिए। तो बाद में आपकी जो है दिक्कत आ जाती है ना। तो इस तरह की बहुत सी धोखाधड़ी होती है, जी। मतलब इस तरह। तो हमेशा सजग रहें। और एक जो बात है बुआ जी, एक रेरा करके होता है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सर्टिफिकेट होता है। हाँ। ये एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी संपत्ति, प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी एजेंट को इस बात के प्रमाण के रूप में प्रदान किया जाता है कि वो राज्य स्तरीय प्राधिकरण के तहत पंजीकृत है कि नहीं ना। तो ये जो प्रमाण पत्र होता है, ये इसमें एक पंजीकरण संख्या लिखी होती है जिससे उन्हें कानूनी रूप से अपना व्यवसाय करने की अनुमति मिलती है। तो इस प्रमाण पत्र से जो है ये धोखाधड़ी की जो संभावना की हम बात कर रहे थे वो कम हो जाती है। कम तो हो इस जाती बारे में है। भी आप देख लें कि उनके पास ये पंजीकरण संख्या है कि नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। और नहीं अगर आपको लगता है तो इसमें हाँ ये कि सुरक्षा, ये जो है कि सुरक्षा के संग संग तो आप ये भी देख सकते हैं कि सूचना का अधिकार के तहत आप मांग भी सकते हैं उस महकमे से। यहाँ पर जो है ना आरटीआई जो है वो आपके लिए लाभदायक होता है। सही मायने में ये इन सारी चीजों के लिए ही आरटीआई की शायद ये जो है हमारे लिए खुलापन आया है कि आप ये पूछ लें कि इसका पूरा आप बता दीजिए कि इसके कहीं कोई मतलब पैसा आदि बकाया है कि नहीं, कानूनी रूप से ठीक है कि नहीं। ये सारे दस्तावेज आप ले सकते हैं। हालांकि हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि आमतौर पर कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा, मकान किसी भी व्यक्ति के लिए 3 सबसे आवश्यक वस्तुएं होती हैं। अक्सर ये हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले इन 3 पहलुओं को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है और फिर इसके बाद अन्य इच्छाओं को पूरा करता है। यदि हमारे पास रहने के लिए घर है तो हमारे मन में पूर्ण संतुष्टि की भावना रहती है। अच्छा, ये बात तो है कि घर अगर है तो वाकई निश्चिंत रहते हैं हम, भले ही भूखे रह जाए, लेकिन लगता है अच्छा अपने घर चले गए तो अब भूखे हैं कि नहीं है किसी को क्या पता चलेगा, है कि नहीं। जी। और भी एक श्रोता है, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है। और एक बुआ जी हमारे लिए निमंत्रण भी आया है। अच्छा, तो चलो फिर। उन्होंने लिखा है कि हमने 2 महीने पहले ही एक नया मकान लिया है, तो आने वाले संडे मतलब रविवार को वास्तु पूजन रखा है, तो सखी सहेली को हम दिल से आमंत्रित करते हैं। वाह वाह, क्या बात है भाई। उस दिन तो कार्यक्रम भी हमारा नहीं होगा तो हम लोग चलेंगे। हाँ बिल्कुल, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। इनको बधाई दे देना नए घर की। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। और हमारे एक साथी ने और भी संदेश ये लिखा है कि जब हम अपनी योजना अनुसार नया घर बनाते हैं तब हमारे जहन में बहुत सारी कल्पनाएं उठती हैं। पूजा का घर कहाँ बनाएं, ड्राइंग रूम कैसा हो, गेस्ट रूम कहाँ होना चाहिए, कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ों के लिए लिखा है। नई सुविधा का उपयोग होगा, ऐसे अनेक प्रश्न और उत्तर होते हैं। और सलाह भी हम लेते हैं। कई बार पड़ोस में बन गए मकान को भी देख कर आते हैं और हमको भी जो अच्छा लगता है उसी के अनुरूप हम अपना नया मकान बनाते हैं और अपनी राय को उस इंजीनियर को बताते हैं और आर्किटेक्चर को बताते हैं जो हमारे सपनों को साकार कर देता है ना। तो ये इन्होंने लिखा है। और फिर लिखा है कि जब हम उस मकान में प्रवेश करते हैं तो मन में जो सुकून मिलता है वो अकल्पनीय रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वाकई ये बात तो है। बहुत सही बात कही है। सुकून तो मिलता ही है। तो बुआ जी आगे बढ़ते हैं। और हाँ, गाना सुन के भी सुकून मिलता है। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर, तेरी नजर। ये तेरा घर
हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है। ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो क्या, ये रोशनी है प्यार की। दिलों पे फूल खिल गए, तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की। हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। यहाँ महक वफा की, मोहब्बतों का रंग है। ये घर तुम्हारा ख्वाब है। ये घर मेरी उमंग है। न आरज़ू पे कैद है, न हौसले पे ज़ंग है। हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर, तेरी नजर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। भाई देखो, घर तो घर जो है ना वो तो हसीन होता ही है, क्योंकि हमारे सपनों का घर होता है, हमारी तमन्नाओं का घर होता है। उसमें बहुत प्यार से उसको सींचा जाता है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि हमारा घर तो 90-95 साल पुराना है और संयुक्त परिवार का है समय से, और आवश्यकता के अनुसार इसी में परिवर्तन होता चला जा रहा है। यही घर है और यही सपना है। क्या बात है। वाह, बहुत सुंदर बात है। तो इतना पुराना सपना हो और वो वैसे ही अभी बना रहे, बरकरार रहे, तो कितनी
खूबसूरत हाँ, बातें होंगी वाक़ई। और उसमें कितनी ढेर सारी इनकी यादें होंगी उसमें, है ना? वो तो है ही बुआ जी। और जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि घर खरीदते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखें। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात है हाँ, मनोहरिया, हाँ। जैसे इनका 90-95 साल पुराना घर है, जी। तो इनको ये सब झंझट ही नहीं है कि कौन-कौन सा कागज़ देखना है, उसमें जो है ना बीमा वगैरह करवाना है कि नहीं करवाना जी, है ना? जी, बिल्कुल। लेकिन जो जो हाँ। नया ले रहे हैं, जो नए हुँ। घर की तरफ अगर सोच रहे हैं, तो वो ये ध्यान रखें कि बिक्री विलेख का पंजीकरण ज़रूर हाँ। करा लें। और बहुत से जो जैसे आधार कार्ड है और भी जो चीज़ें हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। पैन कार्ड और जो पंजीकरण शुल्क है, ये सब चीज़ों का सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर हम दस्तावेज़ की बात करें, तो उसको जी। संभाल कर रखें। और अच्छा ये बात तो है, दस्तावेज संभाल कर रखें, लेकिन जो हाँ। हम बाकी चीजें जैसे कह रहे हैं, पंजीकरण है, हाँ। डीड है, बहुत सारी जगह खसरा खतौनी बोलते हैं, जी। तो बहुत सारे कागजात चाहिए होते हैं। हुँ। बहुत सारी जगह नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि मतलब या नो ड्यूज वगैरह, तो बहुत सारी चीजें हैं और अलग अलग राज्य का हमारे यहाँ नियम थोड़े से अलग अलग हैं। जी। तो आप अपने राज्य का जरूर देख लीजिएगा। सोसाइटी के भी जो नियम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कहीं कहीं सोसाइटी में एक साथ पूरा मेंटेनेंस ले लेते हैं, कहीं हर महीने होता है, कहीं कहीं क्या होता है कि आप जब खरीदते या बेचते भी हो तो आपको कुछ पैसा, खास रकम जो होती है वो सोसाइटी में जमा करना होता है। अच्छा। कुछ राज्यों में है। हाँ, हाँ। तो उन सारी चीजों का पहले सब पता कर लें, उस हिसाब से बजट बनाए। नहीं तो आपने बजट बनाया 10 लाख का और बाद में ये 15 अपने आप पहुंच गया तो वो बहुत बड़ा गड़बड़ होगा, जी, है जी, ना? बिल्कुल। तो इन छोटी-छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हाँ। घर जो है वो तो है ही अपना, और सुकून के साथ वो जो दिन है निकल जाएँगे। गुजरेंगे। और ये जो है हम लोग रविवार को चलेंगे गृह प्रवेश में वास्तु में। और एक बात और है कि जब जी, पूरा बोलिए। बजट बना लें हाँ। तो वास्तु के लिए और मिठाई बांटने के लिए हाँ। अलग से पैसा रख लीजिएगा, है ना? बिल्कुल। तो मुंह मीठा होना जरूरी हाँ, है। भाई मिठाई तो ज़रूरी है ना। जरूरी है। हाँ, मुँह मीठा करना तो बनता ही है, लेकिन अभी हम मुँह मिठाई मीठा नहीं बताएंगे। करेंगे। ये देखो सर्दी चल रही है, हाँ। आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं, अरे। तो वो जो छोटे वाले आलू होते हैं ना, वो हाँ, हाँ। छर्री आलू बहुत जगह बोलते हैं, हाँ, हाँ। तो उसकी एक चाट बता देते हैं। अरे वाह! क्या हाँ, बात है तो बुआ जी। उसको तो वैसे तो बहुत सारी जगह तो ऐसे ही धो लेते हैं तो हाँ। साफ हो जाता है बहुत हद तक। जी। नया वाला जो आलू नए आ आलू रहा आ है, लेते हैं, हाँ। वैसे ही धोने में छिल जाते हाँ, हैं लेकिन वो। अभी जी। हमें तो वैसे वाले नहीं मिले। हाँ, हाँ। लेकिन उसको भी छिलके सहित हल्का सा उबाल दिया। और उसका इतना नहीं उबालेंगे कि वो फट जाए या पूरी तरह से गल जाए, तो सेम ही उबालेंगे उसको, मतलब थोड़ा थोड़ा सा कड़ा रह जाए। उसके बाद उसको निकाल लिया और बस कढ़ाई में आप सरसों का तेल डालिए, अदरक, हरी मिर्च डालिए, जीरा डाल दीजिए और प्याज अगर आप खाते हैं तो प्याज डाल दीजिए और उसके बाद उसको आलू डाल दीजिए और उसको कलहार लीजिए, यानी भून लीजिए थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा भून लीजिए। और उसके बाद लाल मिर्च भी डाल दीजिए। नहीं अगर आप चाहते हैं तो चाट मसाला केवल डाल दीजिए और हरी धनिया उस पे डाल के परस दीजिए। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। हमारे भी बुआ, मुंह में आ रहा है, आपकी लेकिन फिर भी अब बता देते हैं। और इसी तरह से इस आलू को जैसे अपना उबाला और उसके साथ में आप इसको अलग रख लीजिए। और उसके बाद हरी धनिया की चटनी बना लीजिए। तो उसमें हरी धनिया, अदरक और बस हरी मिर्च, नींबू आप डाल सकते हैं। नहीं अगर नींबू डालते हैं तो आप आंवला भी उसमें पीस सकते हैं। अच्छा। ठीक है, कच्चा आंवला आ रहा है बहुत अच्छा, अरे सेहतमंद। हाँ। हाँ। और थोड़ी सी उसमें हींग डाल लीजिए। तो इस तरह से पहले चटनी बना लीजिए और ये जो उबला हुआ आलू है इसमें अच्छे से इसको लपेट दीजिए चटनी को और बस खाइए। अरे वाह, क्या तो बात ये है, जो इतना चटपटे आलू जो है ना, हाँ, और वो कुछ जगहों पर तो इतने तीखे मिलते हैं ये हरे वाले आलू कि बिल्कुल कान वान से हवा निकल जाए, धुआं निकलने लगता है। तो भाई सर्दियों में तो इस तरह के जो व्यंजन चीज़ है है ना, ना, वो तो हाँ, मजा आलू की ही आ टिक्की भी जाता है। ऐसी अच्छी लगती है। हाँ। लेकिन पहले कुछ और पीने वाला बता दो, तो हाँ, बुआ जो जी, मुंह में जो पानी आ रहा है ना वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए। बिल्कुल हम बताएंगे मनचाऊ सूप। तो भाई ये जो सूप है बहुत सरल तरीके से भी बनता है। तो लेना क्या है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पत्ता गोभी काट के रख लीजिए, थोड़ा गाजर, शिमला मिर्च, लहसुन, अदरक थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। जो हरा प्याज का पत्ता होता है जिसे स्प्रिंग अनियन बोलते हैं जी। और साथ में सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, कॉर्नफ्लोर ले लीजिए और ऑयल। तो भाई आपको करना क्या है, नूडल्स के लिए आपको एक सादा जो नूडल्स होता है उसे आपको गर्म पानी में उबालना है, बहुत नरम नहीं करना है। और उसके बाद नूडल्स को कॉर्नफ्लोर में मिला लीजिए। हाँ। और उसके बाद इसको कढ़ाई में तेल गर्म करिए और उसको तल के निकाल लीजिए सुनहरा भूरा। तो ये आपके हाँ, ये नूडल्स आपके तैयार हो गए, कुरकुरे 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 हाँ। कुरकुरे। अब आपको जब सूप बनाना है तो क्या करना है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, मतलब आधा चम्मच आपको तेल डालना है। उसमें तेल कौन सा?
कोई भी आप तेल ले सकते कोई भी ले हैं। सकते हैं हाँ, ना? बिल्कुल, हाँ, जो जो आप आप खाते प्रयोग हैं में लाते वो हैं। प्रयोग में, क्योंकि तेल की मात्रा बहुत बहुत कम होती है। कई लोग इसमें बटर का भी यूज करते हैं बुआ, तो हाँ, थोड़ा हाँ। सा बटर या तेल जो आप खाते हैं ले लीजिए। उसमें लहसुन अदरक जो है वो काट के बारीक काट कर डाल दीजिए और हल्का सा भूंज लीजिए। फिर प्याज जो है वो डाल दीजिए और जो सारी सब्जियां हमने बताई हाँ, हाँ। ना, वो भी आप काट के बारीक बारीक काटना है, उसे काट कर सब डाल दीजिए और भून लीजिए। अब बिल्कुल। ये जब सब्जियां भून जाए तो इसमें एक एक चम्मच सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, हाँ, हाँ। ये सब डाल दीजिए और हल्का सा ऐसे घुमा लीजिए। फिर पानी की मात्रा मतलब कम से कम 2 कप पानी, अगर जितना आप चाहते हैं उतना ना, ले लें। हाँ, जितने हाँ। जैसे घर के लोग अगर 4 हैं तो कम से कम 2 कप पानी तो चाहिए। बिल्कुल। पानी डाल दीजिए और पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के उसको उबलने दीजिए। जब उबल जाएगा उसमें फिर एक कॉर्न फ्लोर लीजिए हाँ, हाँ। और 2 चम्मच लीजिए और उसको पानी से घोल लीजिए, मतलब उसका एक घोल बना हाँ, लीजिए। घोल बना लीजिए और अब उस कॉर्न फ्लोर, घोल हाँ। को उस पानी में, जो कढ़ाई में जो सब्जियां हैं उसमें डाल दीजिए और चलाते रहिए जी। ताकि गांठ ना बन जाए। हाँ, तो अगर क्योंकि कॉर्न फ्लोर अगर आ गया है जी तो फिर उसमें हाँ, गांठ तो बच उससे जाएगी। क्या है, लगातार आप हाँ, हाँ। घुमाते रहेंगे ना तो गांठ नहीं बनेगी। बिल्कुल। और उसके बाद क्या है, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए अगर आप खाते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दीजिए। और जब भी आप ये सूप लें तो नूडल्स ऊपर से डालिए, डाल के मत रखिए, नहीं तो वो नूडल्स नरम हो गल हो जाएंगे। तो हाँ। आपके मनचाओ सूप तैयार हो गई। क्या बात है, ये तो बड़ा जी हाँ। आसान है। ये आसान सा सूप तो बन गया, लेकिन उसके बाद हमारे एक साथी ने भी डिश भेजी, लेकिन पहले गीत सुनते हैं तब हाँ, आगे बढ़ते हैं उसके ना। बाद बताएंगे। होठों पे बीती बात आई है, वादा निभाने की रात आई है। होठों पे बीती बात आई है, वादा निभाने की रात आई है। होठों पे बीती आई है। याद तो होगी कुछ भूली बिसरी, ऐसे ही बरसी थी चांद से मिसरी। याद तो होगी कुछ भूली बिसरी, ऐसे ही बरसी थी चांद से मिसरी। चांद को चबाने की, चांद को चबाने की रात आई है। होठों पे बीती बात आई है, वादा निभाने की रात आई है। होठों पे बीती बात आई है। याद है उस दिन बारिश भी थी, छत पे भीगी ख्वाहिश भी थी। याद है उस दिन बारिश भी थी, छत पे भीगी ख्वाहिश भी थी। छत पे जाने की, छत
मुंह में पानी तुम्हारे आके जा चुका, लेकिन हमारे एक साथी ने जो भेजा है उससे भी मुंह में पानी आएगा। रात की बची हुई रोटी, उबले हुए आलू, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर वगैरह इन्होंने बताया। तो रोटी के पकौड़े बनाए, उबले हुए आलू को मैश करके उसमें हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च आदि मिला दीजिए। और अब एक बर्तन में बेसन का घोल तैयार कर लें, इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, जीरा, हरी मिर्च मिलाइए, पानी डालकर घोल बना लें जैसे पकौड़े के लिए बनाते हैं। और इस घोल में बेकिंग सोडा मिलाकर कुछ देर रख दीजिए। ध्यान रहे घोल ना तो ज्यादा गाढ़ा हो ना अधिक पतला। अब रोटी पर मैश किए हुए आलू का मिश्रण फैला दें, फिर रोटी का रोल बना दें और रोल को 2-3 टुकड़ों में काट लें, है ना, स्प्रिंग रोल जैसा बनता है। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करें, जब तेल गरम हो जाए तो रोटी के रोल को बेसन में डुबोकर कढ़ाई में डालें, रोटी को तल लें, सुनहरा होने तक तलने के बाद गर्मा गर्म रोटी के पकौड़े तैयार। क्या बात है बुआ जी, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर बची हुई रोटियां आपके पास हैं तो आप इस तरह से भी उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमें तो लग रहा है कि कुछ लोग तो ताजी रोटी का भी बना देंगे। हाँ, वो तो सुनने में तो इतना टेस्टी लग रहा है। और क्या वाकई। और एक श्रोता है बुआ जी, उन्होंने हलवा बताया है। क्या बात है। हाँ, बेसन लेने कहा है, गेहूं का आटा 1 कटोरी, सूजी 2 कटोरी, घी 3 कटोरी, शक्कर, इलायची, सूखे मेवे बारीक कटे हुए। उन्होंने लिखा है कि आगे एक कढ़ाई में आटे अच्छे से मिलाकर उसमें घी डालें, सुनहरा होने तक भुनें। एक बर्तन में 5 कटोरी पानी में शक्कर डालकर उबाल लें। जब आटा सुनहरा सीख जाए तब यह शक्कर वाला पानी उसमें डाल दें। अच्छा। ढक्कन लगाकर पानी डालें। ये पानी बहुत ही तेजी से उड़ता है, हाथ न जलाएं, अच्छे से मिल जाए। जब ढक्कन बंद कर लें तो 10-15 मिनट के लिए इसे चलाते रहें। हटाने के बाद घी छोड़ने लगेगा, तब यह हलवा तैयार हो जाएगा। फिर इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिला दें और गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी अच्छी सी चीजें आप लोगों ने बता दी हैं। ऐसे ही आलू की टिक्की भी बनती है, हलवे की तरह नहीं, जैसे टिक्की बनती है वैसे मटर भर के बनाई जा सकती है, सफेद मटर की टिक्की बनाई जा सकती है। व्यंजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय अब समाप्त। हाँ बिल्कुल बुआ जी, भाई भूख तो लग आई है, घर जाके खाना ही पड़ेगा कुछ लगता है। तुम तो वैसे भी खाती हो, चलो खिलाते हैं। चलिए, तो फिर सखी सहेली कार्यक्रम से आज विदा दीजिए मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ को, और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।